साल 1657 एक अनफॉर्चुनेट आग ने पूरे टोक्यो शहर को बर्बाद करके रख दिया। साल 1923 एक अर्थक्वेक ने टोक्यो शहर को एक बार फिर खत्म कर दिया। साल 1944 टोक्यो वर्ल्ड वॉर 2 जैसी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम से जूझता है। तो आखिर 10 से भी ज्यादा बार पूरी तरह खत्म होने के बाद भी टोक्यो आज पूरी तरह से कैसे खड़ा है, कैसे टोक्यो वर्ल्ड की लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी बना, वर्ल्ड की थर्ड सेफेस्ट जगह के साथ वर्ल्ड के सबसे फेमस रेस्टोरेंट जहां फुल रोबोट है, आखिर वो ये कैसे बना। टोक्यो का इतिहास आज से लगभग 600 साल पुराना है और उस वक्त टोक्यो का नाम था एडो और एडो अपने राइस उगाने के लिए फेमस था। तो दैट्स व्हाई फार्मर्स के लिए ये जगह सबसे पहली पसंद थी। साल 1600 में टोक्यो में जापान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा युद्ध होता है टोयोटोमी और टोकुगावा लेइशु के बीच में, और इस वॉर में टोकुगावा जीत जाते हैं और इसके बाद से एडो का नाम और भी ज्यादा ऊंचा हो जाता है। साल 1657 एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन की वजह से एडो में आग लगती है और ये पूरे एडो को जलाकर रख देती है। अब एक कल्चरल हब होने की वजह से एडो को दोबारा से उठ के खड़ा होने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा। एडो जल्दी ही इस सिचुएशन से बाहर आ गया। 19th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम एडो में एक गवर्नमेंट आती है और आते ही वो एडो का नाम बदल कर रख देती है टोक्यो, क्योंकि टोक्यो का मतलब है ईस्टर्न कैपिटल और नाम के साथ ही साथ यहाँ पे शुरू हो जाती है पॉलिटिक्स। देखिए अभी तक क्या था कि टोक्यो जो है वो सिर्फ डोमेस्टिक लेवल तक ही सीमित था और अब टाइम आ चुका था कि टोक्यो इंटरनेशनल लेवल पर छलांग लगाए। फिर मैथ्यू सी पेरी ने शिमोडा नाम का एक पोर्ट डेवलप किया जिससे टोक्यो का इंटरनेशनल ट्रेड का रास्ता खुल गया। इसके बाद टोक्यो में इंटरनेशनल रिवॉल्यूशन होता है। फिर वही हुआ जो आज तक बाकी कंट्री के साथ भी हुआ, चाहे उसमें इंडिया हो चाहे यूएस। रिवॉल्यूशन इंडस्ट्री के साथ पेड़ पौधे काटे गए, नई नई फैक्ट्री आई जिसके कारण बहुत सारा पोल्यूशन हुआ, पानी गंदा हुआ और ये सब तो ठीक था। फिर साल 1923 में द ग्रेट कैनेटो अर्थक्वेक ने पूरे टोक्यो को ही खत्म करके रख दिया। इस ट्रेजेडी के बाद टोक्यो को फिर से खड़ा करने की शुरुआत की गई, क्योंकि अब बैठे रहने से तो कुछ होने वाला नहीं था, आगे तो बढ़ना ही था। 1927 में पहली सबवे चली, 1931 में वहां पहला एयरपोर्ट बना, 1941 में टोक्यो का पोर्ट फिर से शुरू किया गया। फिर 1944 वर्ल्ड वॉर 2 जिसमें टोक्यो ही नहीं पूरे जापान को ही खत्म करके रख दिया था। 1944 की एक रात को ईस्टर्न टोक्यो पर हैवी बमबारी की गई जिसकी वजह से वहां पर लाखों की संख्या में लोगों की मौतें हुई और न्यूक्लियर बॉम्ब वो तो आप जानते ही हैं। इसके बाद जापान ने अपने आप को सरेंडर किया और जापान को रीबिल्ड किया गया यूएस आर्मी के साथ मिलकर। बस फिर क्या था, तब से लेकर आज तक जापान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1950 में जापान की इकोनॉमी इंडस्ट्रियल लेवल पर बूम पर थी। 1960 में ये कंज्यूमर इकोनॉमी में कन्वर्ट हो चुकी थी और यहाँ पर जापान अब बन चुका था वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी। देखिए जापान के पीछे इस लेवल तक की जो ग्रोथ हुई है उसकी पीछे एक वजह यह भी थी कि जापान अपने डिफेंस सिस्टम पर सबसे कम खर्च करता है। टोक्यो की रेल कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि यहाँ की 57% पॉपुलेशन अपने डेली यात्रा के लिए यहाँ की रेल लाइन को ही यूज करती है। और आप ये तो जानती हैं कि जापान की ट्रेन कितनी पंक्चुअल है, अगर 1 मिनट भी देर हो जाए तो वो आपके टिकट के पैसे तक रिफंड कर देती है। अब इतनी हाई रेल कनेक्टिविटी के पीछे रीजन ये भी था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए पूरा फ्यूल जापान के पास नहीं था, तो उन्होंने अपना सारा फोकस रेल प्रोजेक्ट की तरफ ही रखा, जिसका नतीजा आज आपके सामने है। इंडिया में जहां आज वंदे भारत जैसी ट्रेन 180 किलोमीटर की टॉप स्पीड पर चलती है, जापान ने 1964 में ही अपनी ट्रेन को 264 की स्पीड में चला दिया था। जापान अपनी जीडीपी का मैक्सिमम पब्लिक कंस्ट्रक्शन पर ही खर्च करता है। देखिए सिर्फ टोक्यो ही नहीं, पूरे जापान में ही छोटे मोटे भूकंप आते रहते हैं, फिर भी इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स को डिजास्टर एंड क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दील कर दिया। टोक्यो ने अपने आप को इस लेवल पर डिजाइन किया है जितने भी मेजर रास्ते हैं वो फायर और अर्थक्वेक प्रूफ है, ताकि इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में किसी भी व्हीकल को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही जापान और भी काफी फ्यूचरिस्टिक आइडिया और इनोवेशन पर वर्क कर रही है। दैट्स मीन कि इनका आने वाला फ्यूचर भी काफी फ्यूचर प्रूफ ही है, तो इन्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जरूरत है तो इंडिया जैसी कंट्री में और इनसे कुछ सीखने की, क्योंकि इन्होंने काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं जिसे हमें भी अपने इंडिया में अपनाना चाहिए। खैर इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर कोई भी चीजें इतनी जल्दी इंप्लीमेंट करना आसान नहीं है।